13 सितंबर 2008 की वो मनहूस शाम। दिल्ली हमेशा की तरह अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। करोल बाग का गफ्फार मार्केट हो, कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क हो या ग्रेटर कैलाश का एम ब्लॉक, हर जगह वीकेंड की रौनक थी। लोग अपने बच्चों के हाथ थामे बाजारों में घूम रहे थे। कोई चाट की दुकान पर खड़ा था, कोई दफ्तर से घर लौटने की जल्दी में था। किसी के ज़हन में दूर दूर तक यह ख्याल नहीं था कि अगले चंद मिनटों में देश की राजधानी का सीना बारूद के धमाकों से छलनी होने वाला है। तो स्वागत है दोस्तों आपका कहानियों ऑडियो बुक्स में। आज फिर से मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी जो है हमारी वो बाटला हाउस एनकाउंटर की है, जो दिल्ली में एक बहुत ही सीरियस क्राइम हुआ था। बात है लगभग 2002 की। शाम के ठीक 6:25 पर पहला धमाका करोल बाग के भीड़-भाड़ वाले गफ्फार मार्केट में हुआ। एक सीएनजी ऑटो रिक्शा में रखा बम फटा और उसके लोहे के टुकड़े सैकड़ों मीटर दूर तक हवा में उड़ते हुए इंसानी जिस्मों को चीरते चले गए। अभी लोग इस चीख पुकार को समझ भी नहीं पाए थे कि अगले 45 मिनट के भीतर एक के बाद एक 4 और धमाके हुए। कनॉट प्लेस के रीगल सिनेमा के पास, बाराखंबा रोड पर, सेंट्रल पार्क में और ग्रेटर कैलाश की दुकानों के सामने। पूरी दिल्ली सायरनों की आवाज़, जलते हुए वाहनों के काले धुएं और ज़मीन पर बिखरे खून से थर्रा उठी। 26 से ज़्यादा बेगुनाह लोग वहीं मौके पर दम तोड़ चुके थे और 150 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी की भीख मांग रहे थे। धमाकों के कुछ ही मिनटों बाद टीवी न्यूज़ चैनलों और अखबारों के दफ्तरों में एक ईमेल आता है। इस ईमेल का शीर्षक था IM इंडियन मुजाहिदीन, द राइज ऑफ जिहाद। उस खत में दिल्ली पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियों को खुली चुनौती दी गई थी कि अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। उस दौर में देश पहले ही जयपुर, अहमदाबाद और सूरत के सीरियल ब्लास्ट का दंश झेल चुका था, लेकिन इस बार हमला देश की राजधानी के दिल पर हुआ था। सरकार हिल चुकी थी, आवाम में दहशत थी और पूरी दिल्ली का बोझ आ गिरा था एक जगह पर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी स्थित दफ्तर पर। स्पेशल सेल के इस दफ्तर में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा किसी तूफान से पहले का सन्नाटा था। इस टीम की रीढ़ थे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली पुलिस में भर्ती होने वाले मोहन चंद शर्मा कोई आम पुलिस वाले नहीं थे। 7 बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित, दर्जनों गैंगस्टरों और आतंकियों को ढेर करने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी बंदूक नहीं, उनका दिमाग और उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क था। धमाकों के बाद मोहन जी लगातार कई रातों से सोए नहीं थे। उनके टेबल पर नक्शे फैले थे, मोबाइल फोन लगातार बज रहे थे और उनकी लाल आंखों में सिर्फ एक जुनून था, इन कातिलों को ढूंढ निकालना। जांच की शुरुआत हुई उस धमकी भरे ईमेल के IP एड्रेस से, जो मुंबई के एक वाईफाई कनेक्शन को हैक करके भेजा गया था। लेकिन असली सुराग मिला जमीनी फॉरेंसिक से। करोल बाग और कनॉट प्लेस में फटे बमों के सर्किट, टाइमर और इस्तेमाल किए गए अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्मूले की तुलना जब अहमदाबाद और जयपुर ब्लास्ट से की गई तो पैटर्न बिल्कुल एक जैसा निकला। स्पेशल सेल की टेक्निकल सर्विलांस टीम ने दिल्ली के ब्लास्ट वाली जगहों के मोबाइल टावर के डेटा को खंगालना शुरू किया। लाखों नंबरों की स्क्रूटनी की गई। यह भूसे के ढेर में से एक सुई तलाशने जैसा काम था। दिन रात की मशक्कत के बाद साइबर सेल के हाथ 3 ऐसे मोबाइल नंबर लगे जो धमाकों के ठीक पहले एक्टिव हुए थे और धमाकों के बाद अचानक बंद हो गए थे। जब इन नंबरों के IMEI नंबर
और उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स का पीछा किया गया तो एक कड़ी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के सराय मीर इलाके से जुड़ी और दूसरी कड़ी दिल्ली के ही एक घने इलाके की तरफ मुड़ गई, जामिया नगर का बाटला हाउस। ये बाटला हाउस आगे चलकर काफ़ी चर्चित हुआ क्योंकि इस पूरी कहानी का जो सेंटर है वो इस बाटला हाउस के अंदर ही था। 28 सितंबर 2008 की देर रात तक सर्विलांस टीम की ने पुष्टि कर दी थी कि उन संदिग्ध नंबरों में से एक नंबर बाटला हाउस के खलीलुल्लाह मस्जिद के पास मौजूद एक 4 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर एक्टिव था। उस इमारत का पता था मकान नंबर L8, जिसका नाम बाटला हाउस था। यह जानकारी मिलते ही स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी करनैल सिंह और डीसीपी संजीव कुमार यादव के साथ मिलकर एक ऑपरेशनल रणनीति बनाई गई। तय यह हुआ कि 19 सितंबर की सुबह इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा अपनी एक छोटी चुनिंदा टीम के साथ L18 मकान पर जाएंगे, मतलब वही बाटला हाउस वाला जो मकान था। उनका पहला मकसद सीधे एनकाउंटर करना नहीं था, बल्कि यह पक्का करना था कि क्या अंदर वही लड़के हैं जो दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड हैं, ताकि पूरे नेटवर्क को जिंदा पकड़कर उनकी साजिश की जड़ें उखाड़ी जा सके। अब दिन आता है 19 सितंबर का। 19 सितंबर सुबह के करीब 10 बजे बज रहे थे। धूप निकल चुकी थी और बाटला हाउस की संकरी घनी गलियों में रोजमर्रा की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, एसआई धर्मेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल बलवंत, सिपाही राजवीर और कुछ अन्य साथियों के साथ 2 गाड़ियों में सवार होकर जामिया नगर पहुंचे। किसी को शक ना हो इसलिए पूरी टीम सादे कपड़ों में थी, जीन्स, टी शर्ट और कैजुअल शर्ट्स में। हथियारों को कपड़ों के नीचे छुपाया गया था। मोहन चंद शर्मा ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। बाद में लोगों ने पूछा कि उन्होंने जैकेट क्यों नहीं पहनी, लेकिन उस तंग इलाके में जहां सैकड़ों लोग गलियों में घूम रहे हों, अगर कोई पुलिस वाला भारी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घुसता तो इलाके में तुरंत खबर फैल जाती और अंदर मौजूद परिंदे उड़ जाते। मोहनचंद शर्मा और उनकी टीम चुपचाप L18 की सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो पुरानी संकरी सीढ़ियां थी जहां 2 लोग एक साथ ठीक से नहीं चल सकते थे। हर कदम के साथ खतरा बढ़ रहा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर टीम ने फ्लैट का दरवाजा देखा। अंदर 5 लड़के मौजूद थे। आतिफ अमीन, मोहम्मद साजिद उर्फ छोटा साजिद, मोहम्मद सैफ, शहजाद अहमद उर्फ पप्पू और आरिज खान उर्फ जुनैद। ये लड़के खुद को छात्र बताते थे, लेकिन हकीकत में ये इंडियन मुजाहिदीन का वो खतरनाक मॉड्यूल थे जो देश के कई शहरों में बारूद बिछा चुका था। मोहन चंद शर्मा ने सब मोहन चंद शर्मा जो इंस्पेक्टर थे वो सबसे आगे थे। उन्होंने फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? बाहर से कहा गया कि बिजली का बिल चेक करना है, वेरिफिकेशन है। जैसे ही अंदर से थोड़ा सा दरवाजा खुला, मोहन चंद शर्मा ने अपना आई कार्ड दिखाते हुए कहा, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, कोई हिलेगा नहीं। लेकिन अंदर मौजूद लोगों को पुलिस का अंदाजा हो चुका था। वो आत्मसमर्पण करने के मूड में नहीं थे। इससे पहले कि पुलिस टीम संभल पाती, अंदर के कमरे से ऑटोमेटिक पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। .30 बोर और .32 बोर की गोलियों ने उस छोटे से फ्लैट के सन्नाटे को चीर दिया। सबसे आगे खड़े होने की वजह से गोलियों की पहली बौछार सीधे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा पर पड़ी। 2 गोलियां सीधे मोहन जी के पेट और जांग में धंस गई। खून का फव्वारा छूट पड़ा था। कोई साधारण इंसान होता तो शायद वहीं गिर पड़ता, लेकिन मोहन चंद शर्मा का कलेजा इतना अलग मिट्टी का बना हुआ था। अपने जिस्म में 2 गोलियां लगने और असहनीय दर्द के बावजूद उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और जवाबी फायरिंग करते हुए अपने पीछे आ रहे जवानों एसआई धर्मेंद्र और हेड कांस्टेबल बलवंत को कवर दिया और चिल्लाए, पोजीशन लो, पीछे मत हटना।
उस 8 बाय 10 के कमरे में बारूद का घना धुआं भर गया था। गोलियों की आवाज से पूरे इमारत कांप रही थी। दोनों तरफ से दर्जनों राउंड गोलियां चली। दिल्ली पुलिस की जवाबी फायरिंग में इंडियन मुजाहिदीन का दिल्ली चीफ आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद वहीं ढेर हो गए। गोलियों की आवाज और धुएं के बीच मोहम्मद सैफ नाम का लड़का बुरी तरह डर गया और वह बाथरूम में जाकर छुप गया, जिसने बाद में हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। लेकिन उसी अफरा तफरी, चीख पुकार और धुएं का फायदा उठाकर दो आतंकी शहजाद अहमद और आरिज खान फ्लैट की बालकनी और छत के रास्ते से होते हुए पड़ोस की छतों पर कूदे और उस घनी आबादी वाली तंग गलियों में गायब हो गए। एनकाउंटर थम चुका था, लेकिन असली त्रासदी अब सामने थी। मोहन चंद शर्मा खून से लथपथ जमीन पर गिरे हुए थे। उनके साथी अफसरों के हाथ उनके खून से सने थे। हेड कांस्टेबल बलवंत भी घायल थे। साथी पुलिस वाले रोते हुए, चिल्लाते हुए मोहन चंद शर्मा को अपने कंधों पर उठाकर सीढ़ियों से नीचे दौड़े। नीचे गलियों में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह भीड़ को चीरते हुए मोहन चंद शर्मा को गाड़ी में डाला और सायरन बजाते हुए ओखला के हॉली फैमिली हॉस्पिटल की तरफ भागे। हॉली फैमिली हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला और स्ट्रेचर अंदर दौड़ाया गया। डॉक्टरों की पूरी टीम ऑपरेशन थिएटर में जुट गई। पूरे देश की मीडिया को जैसे ही खबर मिली, अस्पतालों और स्पेशल सेल के बाहर ओबी वैनों का तांता लग गया। पूरे भारत की सांसें थम चुकी थी। हर नागरिक, हर पुलिस वाला सिर्फ एक दुआ मांग रहा था कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा बच जाएं। लेकिन गोलियों ने उनके अंदरूनी अंगों को छलनी कर दिया था। भारी मात्रा में खून बह चुका था। डॉक्टरों ने कई घंटों तक सर्जरी करी, कई यूनिट खून चढ़ाया गया, लेकिन शाम के करीब 7 बजे वो मनहूस खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली पुलिस का वो शेर, देश का वो जाबाज सिपाही हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद चुका था। शहादत के बाद जो हुआ वो शायद किसी भी वर्दी वाले के लिए गोलियों से भी ज्यादा दर्दनाक था। जिस अफसर ने सुबह अपने वतन के लिए सीने पर गोली खाई थी, शाम होते होते उसी की शहादत पर राजनीति की घिनौनी बिसात बिछाई जाने लगी। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और मीडिया के एक खास धड़े ने इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर कहना शुरू कर दिया था। कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने बेगुनाह छात्रों को मार दिया। यह मनगढ़ंत थ्योरी चलाई गई कि आतिफ और साजिद को पकड़कर कहीं और मारा गया और बाद में फ्लैट में लाशें रख दी गई। कुछ नेताओं ने तो यहां तक दावा कर दिया कि मोहन चंद शर्मा को आतंकियों ने नहीं, बल्कि आपसी रंजिश में दिल्ली पुलिस के ही किसी साथी ने पीछे से गोली मारी थी। अब जरा सोचिए, उस शहीद की पत्नी माया शर्मा और उनके पिता, जो बहुत बूढ़े थे, उन पर क्या बीती होगी। एक तरफ उनके घर में उस अफसर की तिरंगे में लिपटी देह रखी थी और दूसरी तरफ टीवी स्क्रीनों पर चिल्ला चिल्ला कर यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि उनका पति झूठा था, उनका बेटा एक नाटक कर रहा था। उस परिवार ने अपने आंसुओं को पीकर समाज और राजनीति के उन जहरीले तीरों को झेला। लेकिन कानून अंधा हो सकता है, गूंगा और बहरा नहीं। जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा तो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र और गहन जांच शुरू कर दी। एनएचआरसी की टीम ने घटनास्थल L18 का मुआयना किया, जो बाटला हाउस था। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स को खंगाला और एम्स के डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम की एक एक लाइन की पड़ताल की। फॉरेंसिक और बैलिस्टिक रिपोर्ट्स ने विरोधियों के हर एक झूठ की धज्जियां उड़ा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साबित हुआ कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के शरीर में लगी गोलियां
पुलिस की सरकारी गन की नहीं थी, बल्कि वो गैर कानूनी .30 बोर की पिस्तौल से चलाई गई थी, जो अंदर मौजूद आतंकियों के पास से बरामद हुई थी। गोलियों के एंगल, कमरे की दीवारों पर धंसे छर्रे और खून के छींटों के पैटर्न यह चीख-चीख कर गवाही दे रहे थे कि फायरिंग आमने-सामने से हुई थी। एनएचआरसी ने अपनी 2009 की रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से क्लीन चिट दी और कहा कि यह कोई फर्जी मुठभेड़ नहीं, बल्कि आतंकियों द्वारा किया गया जानलेवा हमला था, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। उधर स्पेशल सेल अपने शहीद अफसर के कातिलों को भूलने वाली नहीं थी। जो 2 आतंकी उस दिन छत से कूदकर भागे थे, उनकी तलाश में दिल्ली पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया था। पहला शिकंजा कसा शहजाद अहमद उर्फ पप्पू पर। घटना के करीब 1.5 साल बाद फरवरी 2010 में उत्तर प्रदेश एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक गुप्त सूचना के आधार पर आजमगढ़ के एक गांव में छापा मारकर शहजाद को दबोच लिया। जब उसे दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया, तो उसने खुद को बेकसूर बताया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने वो सबूत रखे जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता था। सबसे बड़ा सबूत था बाटला हाउस के उसी फ्लैट L8 में बरामद हुआ शहजाद अहमद का असली पासपोर्ट। अगर शहजाद उस दिन फ्लैट में मौजूद नहीं था, तो उसका पासपोर्ट, उसके शैक्षणिक दस्तावेज और उसकी डायरी उस कमरे में क्या कर रही थी। चश्मदीद पुलिसकर्मियों ने कोर्ट में खड़े होकर शहजाद की पहचान की कि यही वो शख्स था जिसने मोहन चंद शर्मा और पुलिस पार्टी पर गोलियां बरसाई थी। जुलाई 2013 में साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने शहजाद अहमद को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के प्रयास, पुलिस पर हमला और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में साफ लिखा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ऑपरेशन पूरी तरह कानूनी और प्रामाणिक था। यही शहजाद बाद में जेल में गंभीर बीमारी के चलते जनवरी 2023 में एम्स में इलाज के दौरान मारा गया। अब बारी थी उस आखिरी चेहरे की जो उस दिन उस फ्लैट में भागने में कामयाब रहा था, जिसका नाम था आरिज खान उर्फ जुनैद। आरिज खान कोई मामूली मुर्गा नहीं था। वह बम बनाने और इंडियन मुजाहिदीन के पूरे नेटवर्क को लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाला इंजीनियर था। बाटला हाउस से भागने के बाद वह नेपाल चला गया था। वहां उसने मोहम्मद सलीम के नाम से फर्जी नागरिकता और पासपोर्ट बनवाया, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा और यहाँ तक कि उसने वहां शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। उसे ऐसा लगा था कि 10 साल बीत चुके हैं, कानून उसे भूल चुका होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस की फाइलें कभी बंद नहीं होती। फरवरी 2018 में स्पेशल सेल को एक पुख्ता खुफिया इनपुट मिला कि आरिज खान भारत नेपाल सीमा पर उत्तराखंड के बनबसा बॉर्डर के पास किसी से मिलने आने वाला है। स्पेशल सेल ने जाल बिछाया और 10 साल की लंबी फरारी के बाद आरिज खान को हथकड़ियां पहना दी गई। आरिज खान का ट्रायल साकेत कोर्ट में चला। यह भारतीय न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता का सबसे बड़ा उदाहरण था। सालों तक चली जिरह, सैकड़ों गवाहों के बयान और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर मार्च 2021 में साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने आरिज खान को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता और दोषी माना। अदालत ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार देते हुए आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरिज पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए, जिसमें से 10 लाख रुपए शहीद मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाए। मामला यहीं नहीं रुका। आरिज खान ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अक्टूबर 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने आरिज खान की
दोषी दोषी सिद्धि को 100% सही ठहराया और कहा कि वह उस दिन बाटला हाउस में मौजूद था। उसने पुलिस टीम पर गोलियां चलाई थी और वह मोहन चंद शर्मा की हत्या में बराबर का भागीदार था। हालांकि अदालत ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अदालत का तर्क यह था कि इतने सालों बाद रिकॉर्ड पर यह सटीक रूप से साबित करना कि मोहन चंद शर्मा के शरीर में लगी आखिरी जानलेवा गोली सीधे आरिज की ही पिस्तौल से निकली थी या किसी और साथी की तकनीकी रूप से संशय के दायरे में था। इसीलिए कानूनी सिद्धांतों के तहत उसे मृत्युदंड के बजाय ताउम्र जेल में रहने की सजा दी गई। लेकिन इस फैसले ने 15 साल बाद बाटला हाउस एनकाउंटर के सच पर देश की सबसे बड़ी न्यायिक मुहर लगा दी। 26 जनवरी 2009 को जब राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हो रही थी, तब देश के राष्ट्रपति ने मरणोपरांत इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को भारत के शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। जब उनकी धर्मपत्नी माया शर्मा वो पदक लेने मंच पर चढ़ी, तो उनकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उनका सिर गर्व से ऊंचा था। पूरा देश उस वीरांगना से सम्मान में खड़ा था। बाटला हाउस सिर्फ एक एनकाउंटर की कानूनी या पुलिसिया फाइल नहीं है। यह कहानी है उस असीम त्याग की जो खाकी वर्दी देश की हिफाजत के लिए करती है। जब हम और आप अपने घरों में त्योहार मनाते हैं, जब हमारे बाजारों में रौनक होती है, तब कोई मोहन चंद शर्मा अपने परिवार, अपने बच्चों और अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अंधेरी गलियों में मौत का सामना कर रहा होता है। बाटला हाउस हमें यह सबक देता है कि सियासत कितनी भी गंदी हो, आरोप कितने भी गहरे हों, लेकिन सच की एक बूंद झूठ के पूरे समंदर पर भारी पड़ती है। इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा का बलिदान इतिहास के पन्नों में और हर सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा अमर रहेगा। तो ये कहानी थी हमारी बाटला हाउस एनकाउंटर की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, इंसान गलतियों से ही सीखता है, तो हम अपनी ही गलतियों पे काम करते हैं और सीखते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और कहानी आपको क्या अच्छी लगी। अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो ये भी बताएं हमें। हम कोशिश करेंगे कि अपनी गलतियों से सीखें और उसको सही करें। धन्यवाद।